गैरिजन कमांडर कौन है? शमसुद्दीन ने कहा उसका नाम ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी है। वो जाट रेजिमेंट का ब्रिगेडियर है और गैरिजन का ऑफिसर कमांडेंट है। मगर तुम उसका क्यों पूछ रहे हो? कमांडर औरंगजेब पे चेहरा बता रहा था कि उसके दिल में कोई दूसरी ही स्कीम है। उसने कहा तुम ये बात छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि ये ब्रिगेडियर गैरिजन के अंदर रहता है या बाहर? शमसुद्दीन ने कहा वो गैरिजन के पीछे एक खूबसूरत बागीचे वाली 4 कनाल की कोठी में रहता है। कमांडर औरंगजेब के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम उदार हुआ, जैसे उसे कोई नया मिशन कामयाब होता नजर आ रहा है। उसने धीमे लहजे में पूछा वो अकेला रहता है या फैमिली भी है? पूरी फैमिली उसके साथ रहती है। उसकी मोटी बंगालन बीवी अपनी जवान लड़की के साथ हमारी दुकान में चीजें खरीदने आती रहती है। कमांडर औरंगजेब ने मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। मुझसे मुखातिब होकर मेरा नाम लेकर बोला, हम अपने टारगेट तक पहुंच गए हैं, लेकिन टारगेट तक पहुंचने का सिर्फ ट्रैक बदल गया है। मैंने उस वक्त औरंगजेब से कोई तफसील न पूछी। वो शमसुद्दीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। शमसुद्दीन ख्वाजा, ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जवान बेटी कहीं पढ़ती है। शमसुद्दीन मौजू के अचानक बदल जाने पर कुछ ताज्जुब में था। कहने लगा हाँ, वो क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज में पढ़ती है। कमांडर औरंगजेब एकदम सीधा होकर बैठ गया। कहने लगा हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा कि हम गैरिजन के क्वार्टर गार्ड की दूसरी मंजिल में परवीन तक पहुंचने की कोई स्कीम तैयार करें। इसके लिए बाकायदा मंसूबे की जरूरत है और मोहलत की मुद्दत परसों तक खत्म हो जाएगी। बहुत मुमकिन है कि कर्नल भगत राम इंतकाम के जज्बे में आकर परवीन को हलाक करने की हिमाकत कर बैठे। इसलिए हम एक फौरी मंसूबे पर अमल करें जिसकी कामयाबी का मुझे 100% यकीन है। वो क्या है? शमसुद्दीन ने किस कदर हैरानी के साथ पूछा। मैं कमांडर औरंगजेब के मंसूबे को समझ चुका था। औरंगजेब ने बड़े पुख्ता अज़्म मगर धीमी आवाज में कहा, हम ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बेटी को अगवा करके यरगमाली बनाएंगे। शमसुद्दीन उसका मुंह देखने लगा, फिर बोला यह बड़ा खतरनाक काम होगा। दुश्मन के घर में बैठकर उसकी बेटी को अगवा करना इतना आसान काम नहीं। कमांडो औरंगजेब ने कहा, कमांडो का काम ही दुश्मन के घर में जाकर अटैक करना होता है। तुम सिर्फ हमें ये पता करा दो कि गैरिजन कमांडर ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद की बेटी का नाम क्या है और वो कॉलेज किस वक्त जाती है और उसे कौन कॉलेज लेकर जाता है। शमसुद्दीन बोला, पता कराने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम है उसकी बेटी का नाम उर्मिला मुखर्जी है। सुबह 8:30 बजे कॉलेज लगता है। वो अपनी गाड़ी में जाती है। अपनी गाड़ी में वो हमारी दुकान पर भी आती जाती रहती है। नीले रंग की फिएट गाड़ी है। मुझे उसका नंबर भी याद है, SM-216। क्या तुम हमें उसकी शक्ल दिखा सकते हो? शमसुद्दीन अब हमारे नए मंसूबे के साथ बराबर ताउन कर रहा था। कहने लगा इसके लिए सुबह 8 बजे बड़े डाक खाने के पीछे जहां माल रोड घूमकर क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज की तरफ जाती है, वहां कृष्णा टी स्टॉल के खोखे के पास आ जाना। टी स्टॉल उस वक्त बंद होता है। मैं वहां पहले से मौजूद हूँगा। ब्रिगेडियर की बेटी कॉलेज जाते हुए रोजाना वहीं से गुजरती है। मोड़ की वजह से गाड़ी की रफ्तार भी हल्की हो जाती है। तुम उसे अच्छी तरह से देख सकोगे। कमांडर औरंगजेब ने कहा, ठीक है, हम दोनों सुबह 8 बजे कृष्णा टी स्टॉल के पीछे आ जाएंगे। शमसुद्दीन उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले कहने लगा, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे पीछे कोई खुफिया पुलिस का आदमी न लग जाए। शमसुद्दीन, तुम इसकी फिक्र न करो, हम खुफिया पुलिस वालों को उसकी चाल से पहचान लेते हैं। जब शम्स जा चुका तो मैंने औरंगजेब से कहा, मुझे तुम्हारी स्कीम से पूरा इत्तेफाक है। कुदरत ने ये हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है। सवाल यह है कि हम ब्रिगेडियर की बेटी को अगवा करने के बाद कहाँ रखेंगे? कमांडर औरंगजेब ने बड़े सुकून के साथ जवाब दिया, ख्वाजा साहब, इस तरफ से तुम बेफिक्र रहो। मेरे पास यहाँ शिमले में बड़े खुफिया हाइड आउट हैं। हम यूं ही कश्मीर की जंग में भारतीय फौजियों को नाको चने नहीं चबा रहे। रात हमने अपने मुजाहिद समत के ठिकाने पर गुजारी। दूसरे रोज सुबह 8 बजे मैं और कमांडो औरंगजेब शिमला के बड़े डाकखाने के पीछे कृष्णा टी स्टॉल के बंद खोखे की ओट में मौजूद थे। इतने में शमसुद्दीन भी आ गया। सूरज अगरचे शिमले के आसमान पर छाए हुए बादलों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन दिन की काफी रोशनी फैली हुई थी। शमसुद्दीन हमें लेकर सड़क के किनारे एक ऐसी जगह दरख्तों की ओट में आ गया जहां से सड़क मोड़ काटती थी। उसने कहा, थोड़ी देर में उर्मिला मुखर्जी की गाड़ी आने ही वाली है। उसके कॉलेज का टाइम हो गया है। एक फौजी गाड़ी गुजर गई। उसके बाद एक बड़ा 4 नशिस्तों वाला रिक्शा गुजर गया। उसमें स्टूडेंट लड़कियां बैठी थी। फिर मोड़ के पीछे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। शमसुद्दीन ने कहा, उर्मिला की गाड़ी आ रही है। मैं उसके हॉर्न की आवाज पहचानता हूँ। एक फिएट गाड़ी पोस्ट ऑफिस की इमारत का मोड़ काटकर हमारी तरफ बढ़ रही थी। शमसुद्दीन उसे गौर से देखते हुए बोला, ये उर्मिला की गाड़ी है। जब गाड़ी करीब आई तो झुंझलाहट के साथ कहने लगा, गाड़ी में फौजी सिपाही भी बैठा है। मेरी और कमांडो औरंगजेब की निगाहें गाड़ी पर जमी हुई थीं। गाड़ी की रफ्तार हल्की हो गई थी। गाड़ी एक सांवले रंग की नौजवान लड़की चला रही थी। पिछली सीट पर एक फौजी सिपाही स्टेन गन लिए बैठा चारों तरफ देखता जा रहा था। गाड़ी आगे निकल गई। मैंने शमसुद्दीन से कहा, इसके साथ फौजी गार्ड क्यों था? कमांडो औरंगजेब ने पूछा, क्या फौजी गार्ड रोज इस लड़की के साथ आती है? हम दरख्तों के एक तरफ होकर बैठ गए थे। शमसुद्दीन ने कहा, पहले कभी गार्ड इस लड़की के साथ नहीं आया। मेरा ख्याल है कि श्रीनगर में छावनी पर कमांडो अटैक और हाजी साहब की बेटी को यरगमाल बनाने के बाद ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद ने अपनी बेटी को सिक्योरिटी के लिए गार्ड लगा दिया है। मैं और कमांडो औरंगजेब खामोश थे। शमसुद्दीन बोला, तुम लोगों ने ब्रिगेडियर की बेटी को अच्छी तरह से देख लिया ना? कमांडो औरंगजेब ने कहा, हाँ देख लिया ख्वाजा। शमसुद्दीन पूछने लगा, फौजी बॉडीगार्ड की मौजूदगी में तुम्हारा मंसूबा मुश्किल नहीं हो गया?
अगरचे बॉडीगार्ड एक ही था और हमारा मंसूबा मुश्किल नहीं हो गया था, लेकिन उस पर एक बार फिर गौर करने की जरूरत पड़ गई थी। सबसे अहम वजह यह थी कि शिमले में हमारे कमांडो अटैक के वसाइल इतने कारगर नहीं थे कि हम उर्मिला को अगवा करते वक्त तरबियत याफ्ता मुसल्लाह फौजी बॉडीगार्ड का मसला भी हल कर सकते। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता था कि हम सबसे पहले उसे गोली मारते, मगर इससे इलाके में शोर मच जाता। चौकी के सिपाही आकर फायर खोल सकते थे। हम बड़ी खामोशी से ब्रिगेडियर की बेटी को अगवा करके अपने हाइड आउट पर ले जाना चाहते थे और इस काम के लिए हमें कम से कम 15-20 मिनट की खामोश मोहलत चाहिए थी। कमांडो औरंगजेब भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रहा था। उसने शमसुद्दीन के आगे इन्हीं ख्यालात का इजहार किया। शम्स कहने लगा, फिर तुम लोगों ने क्या सोचा है? कमांडो औरंगजेब ने शम्स से पूछा, ब्रिगेडियर की लड़की उर्मिला मुखर्जी और कहाँ कहाँ जाती है? मेरा मतलब है शाम के वक्त किसी क्लब या ऑफिसर मेस वगैरह में जाती होगी। शम्स ख्वाजा गौर करने के अंदाज में बोला, ये तो मालूम करना पड़ेगा। मैंने कहा, ख्वाजा हमारे पास तुम जानते हो कि वक्त बिल्कुल नहीं। कल परवीन की मोहलत खत्म होने वाली है। ये मालूमात तुम कितनी देर में हासिल कर सकते हो? शम्स बोला, आज का सारा दिन तो जरूर लग जाएगा। इसके लिए मुझे एक आदमी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी जो सारी रिपोर्ट हासिल करके मुझे शाम या रात के वक्त ही कुछ बता सकेगा। कमांडो औरंगजेब ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, दोस्त, इसके सिवा कोई चारा नहीं। ये बात तय है कि हम अपने महदूद वसाइल में कॉलेज जाती हुई उर्मिला मुखर्जी को अगवा नहीं कर सकते। हमें उसे किसी दूसरी जगह से उठाना होगा। बेहतर यही है कि उर्मिला जहां जहां जाती है उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम की जाएं। कमांडो औरंगजेब शम्स ख्वाजा से कहने लगा, ठीक है, ये हमारी मजबूरी है, मगर तुम जितनी जल्दी मालूमात हासिल कर सकते हो हासिल कर लो। इस दौरान हम आज रात कमांडो शिरवान से वायरलेस सेट पर राब्ता करके मालूम करेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। शम्स बोला, ठीक है, तुम लोग ताबूत वाले केबिन में रात को आ जाना, मैं वहीं रात को पहुंच जाऊंगा। फिर उसने कमांडो औरंगजेब से खास तौर पर पूछा, वहाँ जिस खुफिया जगह पर ट्रांसमीटर सेट छुपाया हुआ है वो जगह तुम्हें मालूम ही है। मुझे आने में अगर देर हो गई तो तुम कमांडो शिरवान से वायरलेस पर राब्ता कायम कर लेना। खुफिया सिग्नल का कोड मालूम ही है। कमांडो औरंगजेब ने कहा, ठीक है, अब हम जाते हैं। रात को तुमसे ताबूतों वाले केबिन में मुलाकात होगी। क्या रहीम उस वक्त वहाँ होगा? शम्स ख्वाजा बोला, नहीं, उसकी वहाँ मौजूदगी की जरूरत नहीं, मैं उसे मना कर दूंगा। तुम दोनों अकेले हो गए, खुदा हाफिज। ये कहकर शम्स ख्वाजा ने लुए की बत्तल मारी और नशेब की झाड़ियों में उतर गया। हम भी वहां से सड़क पर आ गए। हम वापस समझ के मकान में न गए, बल्कि वहां से लोअर बाजार की तरफ गुजरकर नीचे एक छोटे से बागीचे में आ गए जहां छोटी सैरगाह बनी हुई थी। सर्दी और आसमान पर छाए हुए बादलों की वजह से सैरगाह खाली थी। एक जानिब छोटा सा होटल बना हुआ था, उसके अंदर दो एक गैर मुल्की सयाह चाय कॉफी वगैरह पी रहे थे। ये होटल लकड़ी के कैबिन में बना हुआ था। बाहर 2-4 कुर्सियां पड़ी थी। सर्दी हो गई थी और हवा भी चल रही थी। हम वहां से दूर जाकर एक जगह दरख्तों में बैठ गए। हमने उर्मिला को अगवा करने के लिए जो हिकमत अमली तब्दील की थी उसकी तफसीलात पर और उसके खतरात पर गुफ्तगू करने लगे। हम काफी देर वहां बैठे रहे, फिर उठकर होटल के कैबिन में आ गए। वहां हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, कुछ खाना साथ बंधवा लिया और एक तरफ चल पड़े। कमांडो औरंगजेब उन तमाम रास्तों से वाकिफ था। खड्ड, नालों और छोटी खाइयों वाले पहाड़ी रास्ते पर से होते हुए हम उस मकाम पर आ गए जहां से ताबूतों वाला लकड़ी का बोसीदा कैबिन दूर दरख्तों में नजर आने लगा। कमांडो औरंगजेब ने कहा, शिमले में इधर उधर फिरने से बेहतर है कि हम इस जगह दिन का बाकी वक्त गुजार दें। चाबी औरंगजेब के पास थी। केबिन में दाखिल होने से पहले हमने चारों तरफ माहौल का पूरा जायजा लिया। अभी तक शिमला में कोई खुफिया पुलिस वाला हमारे पीछे नहीं था। ये एक अच्छा इत्तेफाक था। केबिन में आकर हमने दरवाजा बंद करके अंदर कुंडी लगा दी। एक छोटे से रोशनदान में से अब्र आलू दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। हमने लकड़ी के ताबूतों के दरमियान थोड़ी सी जगह बनाई और ताबूतों से टेक लगाकर बैठ गए। हमें सारा दिन वहां बसर करना था। औरंगजेब अपना पिस्तौल निकालकर रुमाल से उसे चमकाने और उसके मैगजीन को चेक करने लगा। जब मैंने औरंगजेब से पूछा कि हमें इस मिशन में खुदकार असलहे की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएगा, तो कमांडो औरंगजेब ने कहा, इसका इंतजाम भी हो जाएगा, बस समझो कि इसका इंतजाम पहले से हो चुका है। हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ब्रिगेडियर की बेटी उर्मिला को हमें अगवा कहाँ से करना है। हो सकता है वहाँ इस किस्म के हालात हों कि हमें असलहे की जरूरत ना पड़े। बहरहाल हम एक एक पिस्तौल और दस्ती बम जरूर रखेंगे। उसके बाद औरंगजेब उठा और कहने लगा, मेरे साथ आओ। मैं नीचे तहखाने में जाकर ट्रांसमीटर सेट को चेक करना चाहता हूँ। उस कैबिन के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उस तहखाने में जाने का रास्ता दीवार के साथ जहाँ लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते खड़े हुए थे उनके पीछे लकड़ी के फर्श में से जाता था। औरंगजेब ने तख्तों के पीछे आकर एक जगह फर्श से तख्तों को ऊपर उठाया तो एक तंग जीना नीचे जाता नजर आया। हम जीना उतर कर तहखाने में आ गए। औरंगजेब ने माचिस जलाकर वहां रखी हुई मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में छोटी सी मेज पर एक वायरलेस ट्रांसमीटर सेट पड़ा था। ये बैटरी सेट था। कमांडो औरंगजेब ने उसके 2-3 बटन दबाकर उसे ऑन किया। उसमें से टोन की आवाज आई तो उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। कमांडो शिरवान के साथ राब्ता कायम करने का हमारा वक्त रात के 9 बजे के बाद शुरू होता है। इस वक्त हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है। रात को उससे बात करेंगे। खुदा करे उस बदबख्त कर्नल भगत राम ने मोहलत की मुद्दत बढ़ा दी हो, क्योंकि हमारा काम लंबा है। इसमें हो सकता है 2 दिन लग जाएं।
हम तहखाने से निकलकर वापस ताबूतों के पास आकर बैठ गए। मैंने औरंगजेब से कहा, शम्स ख्वाजा रात 11 बजे से पहले नहीं आएगा। वो बोला, हो सकता है पहले आ जाए। अगर उसका आदमी उर्मिला मुखर्जी की मसरूफियात की रिपोर्ट लेकर पहले आ गया तो रात का अंधेरा होते ही आ जाएगा। मामले की नज़ाकत का उसे भी एहसास है। दोपहर के बाद हमने सैरगाह के रेस्टोरेंट से लाया हुआ खाना खाया। बाहर जाकर चश्मे का पानी पिया। चश्मे पर हम बड़ी एहतियात से चारों तरफ चौकस होकर बारी बारी गए। उसके बाद वापस आकर ताबूतों के पास बैठ गए। हमने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। आखिर दिन गुजर गया, शाम हो गई और फिर अंधेरा छा गया। हमने एक ताबूत की ओट में पतली सी मोमबत्ती रोशन कर दी थी। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी अपनी घड़ियों पर वक्त देख लेते। जब रात के पूरे 10 बज गए तो हमें बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। औरंगजेब ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और पिस्तौल लेकर दरवाजे के पास चला गया। मैं भी होशियार होकर दरवाजे की दूसरी जानिब खड़ा हो गया। इतने में दरवाजे पर खास अंदाज में दस्तक हुई। ये शम्स था। औरंगजेब ने कुंडी उतारकर दरवाजे को जरा सा खोलकर अंधेरे में शम्स ख्वाजा को पहचान कर दरवाजा खोल दिया। शम्स ख्वाजा ने उसी तरह लुई ओढ़ रखी थी। मैंने मोमबत्ती रोशन कर दी। शम्स ख्वाजा हमारे करीब आकर बैठ गया। हमारे आदमी ने जो मालूमात लाकर मुझे दी हैं वो हौसला अफजा नहीं है। हम पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। कमांडो औरंगजेब ने कहा, जो कुछ रिपोर्ट मिली है उसे बयान करो, बाद में हम सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। शम्स की ज़बानी मालूम हुआ कि ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद की बेटी उर्मिला पहले शाम के बाद अपने बाप के साथ ऑफिसर मेस में जाया करती थी, मगर जब से श्रीनगर में कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और श्रीनगर के गैरिजन को तबाह किया गया और हाजी साहब की बेटी को फौज ने यरगमाल बनाया था, उसके बाद से उर्मिला ने बाप के साथ ऑफिसर मेस में जाना बंद कर दिया है। वो हफ्ते में 3 बार रात के वक्त थोड़ी देर के लिए शिमला की लेडीज क्लब भी जाती थी, लेकिन अब उसका जाना भी मौकूफ हो गया है। जब शम्स ख्वाजा ने अपनी बात खत्म की तो औरंगजेब बोला, इसका मतलब हुआ कि हम उर्मिला को सिवाय उसके घर के और किसी जगह से अगवा नहीं कर सकते। शम्स ख्वाजा कुछ हैरान सा होकर कहने लगा, ये काम तो ज्यादा मुश्किल होगा। ब्रिगेडियर मुखर्जी की कोठी पर तो मुसल्ला डोगरा फौजियों का दिन रात पहरा लगा रहता है। कमांडो औरंगजेब ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा, ख्वाजा तुम ये बात हम पर छोड़ दो। तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम हमें किसी जरिए से ब्रिगेडियर मुखर्जी के घर का पूरा नक्शा ला कर दे सकते हो। खास तौर पर क्या हमें ये मालूम हो सकता है कि उन लोगों के बेडरूम कहाँ पर हैं और उर्मिला का बेडरूम कोठी में किस समत है और उसका हुदूद अरबा क्या है। शम्स खामोश हो गया। कहने लगा, जहां तक मेरा ख्याल है हमारे एक मुजाहिद की एक रिश्तेदार औरत ब्रिगेडियर की कोठी में काम काज करती है। ये मुझे सुबह मालूम करना होगा। अगर वो औरत अब भी ब्रिगेडियर के घर काम करती है तो फिर हमें उसकी कोठी के तमाम कमरों और खास तौर पर उर्मिला के बेडरूम की पूरी तफसील मिल जाएगी। ये काम कल दोपहर तक हो जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? औरंगजेब ने पूछा। शम्स ख्वाजा बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। औरंगजेब कहने लगा, अगर कल दोपहर तक हमें ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद के बंगले की सारी और खास तौर पर उर्मिला के बेडरूम के महलो वकू के बारे में रिपोर्ट मिल गई तो उसके बाद तुम्हें हमारे मिशन के लिए कुछ जरूरी चीजें फराहम करनी होंगी, जिनमें क्लोरोफॉर्म सबसे आम है। शम्स ख्वाजा ने कहा, मुझे सब मालूम है। तुम्हें अपने मिशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तुम इस तरफ से बेफिक्र रहो। मुझे जिस वक्त कहोगे मैं तुम्हें ये सारी चीजें फराहम कर दूंगा। औरंगजेब ने कहा, यह मुझे मालूम है। सबसे पहले मैं श्रीनगर के हाइड आउट में कमांडर शेरवान से राब्ता करके ये मालूम करना चाहता हूँ कि कर्नल भगत राम की जानिब से मोहलत की मुद्दत बढ़ाई गई है या नहीं। अगर हमें मजीद 2 दिन मिल जाएं तो हम पूरी तैयारी और स्कीम बनाने के बाद टारगेट पर अटैक करेंगे। ये कहकर औरंगजेब अकेला ही नीचे तहखाने में चला गया जहां ट्रांसमीटर रखा हुआ था। वो 15-20 मिनट के बाद वापस आया। कहने लगा, कर्नल भगत राम ने मोहलत की मुद्दत में सिर्फ 2 दिन का इजाफा कर दिया है। कमांडर शेरवान ने बताया कि कर्नल भगत राम ने हाजी सनाउल्लाह डार को अपने पैगाम में कहा है कि ये आखिरी मोहलत है। इस दौरान अगर गैलिजन की छावनी तबाह करने वाले कमांडोज का नाम और ठिकाना न बताया गया तो उसकी बेटी को हलाक कर दिया जाएगा। ट्रांसमीटर पर कमांडो औरंगजेब ने शेरवान से सारी गुफ्तगू खुफिया कोड में की थी। मैंने कहा, ये अच्छी बात है। अगर कल तक हमें शिमले में ब्रिगेडियर मुखर्जी के बंगले की पूरी तफसीलात मिल जाती हैं तो कल रात को हम अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल, कमांडो औरंगजेब ने कहा। और शम्स ख्वाजा मिशन की कामयाबी की सूरत में हमें ब्रिगेडियर की बेटी को इंतहाई खुफिया और महफूज जगह पर उस वक्त तक छुपाए रखना है जब तक के परवीन को शिमला के फौजी कैंप से रिहा करके श्रीनगर उसके माँ बाप के पास पहुंचा नहीं देते। शम्स ख्वाजा बोला, इसके लिए कब्रिस्तान वाला तहखाना सबसे मुनासिब रहेगा। कमांडो औरंगजेब जो उस तहखाने से वाकिफ था कहने लगा, हाँ मेरे ख्याल में वो तहखाना ठीक रहेगा। वहाँ साथ छोटा बाथरूम भी है। हम अगर अपने मिशन में कामयाब हो गए तो ब्रिगेडियर की बेटी को तो हम वहीं ले जाएंगे। उस वक्त वहाँ कमांडो रहीम, ताबूत सास को अपने 2 साथियों के हमरा मौजूद होना चाहिए और इन तीनों के चेहरे नकाब में छुपे हुए होंगे। हमें अपने चेहरे छुपाने की जरूरत नहीं होगी। शम्स ख्वाजा ने कहा, मिशन पर जाने से पहले तुम लोग मुझे खबर कर दो। इसकी कामयाबी की सूरत में तुम ब्रिगेडियर के बंगले से निकलकर उस कच्ची सड़क पर आओगे जो डिग्गी को जाती है। वहाँ कमांडो रहीम वैगन लेकर पहले से तुम्हारे इंतजार में मौजूद होगा। अगर तुम्हारा मिशन नाकाम हो गया तो वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा। मिशन की नाकामी की सूरत में कोठी में शोर जरूर मचेगा और फायरिंग भी हो सकती है।
इन आवाजों को सुनते ही रहीम वहां से वैगन लेकर भाग जाएगा